जब भी हमें दांतों में दर्द होता है तो हम एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं। अगर हमें हमारा घर डिजाइन करवाना हो तो या हम इंटीरियर डिजाइनर के पास जाएंगे या किसी आर्किटेक्ट के पास जाएंगे। लेकिन जब हमें हमारा हार्ड अर्न्ड पैसा निवेश करना हो तो हम हमारे नेबर, अंकल, मामा, फूफा, दोस्त और ना जाने किसकी एडवाइस लेंगे और किसकी एडवाइस सुन के हमारा पैसा निवेश कर देंगे। और इसका नतीजा ये होता है कि 10 में से 9 बार टोटल डिजास्टर ही पाया जाता है। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ है जो हमें प्रोफेशनली फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए ये बताने वाले हैं। वी वेलकम गजेंद्र कोठारी। Thank you. नमस्ते गजेंद्र भाई। Namaste. For a stimulating conversation on all things investment. Thank you, Rashish ji, for having me here. I'm super excited. बहुत खुशी हो रही है कि आप Pleasure. इतना अच्छा काम कर रहे हैं। Pleasure. ये जो नॉलेज सेशंस रख रहे हैं, द होल आइडिया इज कि हम जितना बांट सकें बांटने चाहिए। अच्छी चीजें हमेशा शुड बी शेयर्ड एंड आई रियली अप्रिशिएट योर ग्रेट एफर्ट्स ऑन दिस। Thank you. Much appreciated. Thank you. Gajendra bhai, before we get into the nitty-gritties of Yes. this very complex world of financial investment, kindly introduce yourself and the work that you do. बिल्कुल। So as you know, the viewers now would know Gajendra Kothari. So I'm born in a Marwadi family. Mhm. And in a place called Jorhat, Assam. 2004, for the first time, I came to Bombay. Okay. So 2024, 20 साल हो गए हैं जर्नी को। Mhm. Mhm. एंड सो जब मैं यूटीआई में था, आई वाज इन जुहू ब्रांच विच इज वेरी क्लोज बाय टू योर ऑफिस। Yeah. फर्स्ट डे मैं वहाँ गया तो मैंने देखा काफी लोग इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स लेके आते हैं Mhm. और आके मुझसे पूछते हैं कि ये मेरे पिताजी ने किया था 10 साल पहले, 15 साल पहले, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, आप मुझे बताओ इसकी क्या वैल्यू है, क्या करना चाहिए। Mhm. सो आई वुड ओपन दिस, सिट विद देम फॉर 2 आवर्स और Mhm. मैं फिर उनको गाइड करता था कि ये क्या है, इसकी क्या वैल्यू और आगे जाके क्या हो सकता है। Mhm. तो दे यूज्ड टू से, सर इतना सिंपल से हमें आज तक किसी ने बताया ही नहीं है। Mhm. और हमको लगता है इतना डर लगता है, इसलिए आज तक हमने कोई पेपर गिराया नहीं है, फेंका नहीं है, हमें पता नहीं कब काम आ जाएगा। और बिल्कुल। आज आपने इतना सिंप्लीफाई कर दिया। हम्म। That's when Rasesh bhai, I realized that there is a big gap in the last mile connectivity. So जब मैं लोगों से बात करता था, तब उनको गाइड करता था, तब मुझे लगा कि बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे। 95% of the people in our country are financially illiterate, Rashish. Mhm. Mhm. And that is what I realized कि I can do. I mean, God has given me this power to convey in a simple manner. Correct. सारी दुनिया कॉम्प्लेक्सिटी बेच रही है और यहाँ मैं सिंप्लिसिटी की ट्राई कर रहा हूँ, बिल्कुल और वो लोगों के साथ बहुत फटाफट कनेक्ट होता बिल्कुल। था। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। पीपल आर अदरवाइज लिटरेट बट दे आर फाइनेंशियली इलिटरेट। एग्जैक्टली, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। या तो फिर मैंने सोचा कि वी ऑल वर्क हार्ड फॉर मनी, बट डज आवर मनी इज वर्किंग इक्वली हार्ड फॉर अस? So 98% of the people fall into the first category. We wake up every morning 6 o'clock, रात को 10-11 बजे सोते हैं, 7 दिन 6 दिन हम सप्ताह में काम करते हैं, 365 days टाइप्स, बट हमारा पैसा कहीं ना कहीं सो रहा होता है। तो मैंने बोला नहीं, ये चेंज करना बहुत जरूरी है, राइट? सो दैट्स व्हेन आई सेट कि मेरे को ये एक दिन काम करना है। बट उस वक्त एक्सपीरियंस नहीं था, 24 साल का लड़का था, कोई मेरी बात को फेस वैल्यू पे कैसे लेगा। एंड आई वर्क विद यूटीआई फॉर 7 years, एंड आउट ऑफ 7 years, 3 years I was in UK, London. UTI sent me to UK to look after their international operations. लवली। 2006 to 2009 I was in London. मैंने वहाँ पे CFA किया, और वहाँ पे भी मैंने देखा यही हाल है वहाँ के इन्वेस्टर्स के साथ भी, उनको भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो हमें लगता है ये इंडिया की प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। ओके, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी यू डोंट हैव पीपल टेकिंग इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस? एब्सोल्युटली। ओके, यहाँ अगर 5% लोग फाइनेंशियल लिटरेट है तो वहाँ आप 10% बोल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं है। ओके, सो देयर इज अ बिग गैप वहाँ पे भी। बट देन आई सेड नहीं, मुझे मेरे कंट्री में वापस आना है, बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है। सो इन 2009 आई डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया, स्टार्टेड आवर ओन कंपनी कॉल्ड एटिका। एटिका, ETICA. Etica means ethics in Portuguese and Spanish. वाओ। So I said, I want to have a short, sweet name that can be remembered by anyone and it should stand out. Right. So
Etica, we started in 2009, and now we're in the 15th year of that journey. God has been kind, and the journey has been so wonderful, so reassurable, so smooth. So the thing that started as a passion, today Rasesh has become purpose of my life. Brilliant, super. So this is my journey. आपने अभी तक जो हमें बताया है, ये इतना इंटरेस्टिंग है कि इस पॉडकास्ट में मैं सुनूंगा और आप ही सिर्फ बोलेंगे गजेंद्र, क्योंकि मुझे ये एहसास हो रहा है कि आपकी जर्नी से मुझे ये पता लग रहा है कि ये जो पूरी दुनिया है फाइनेंशियल प्लानिंग की, ये इतनी इंटरेस्टिंग दुनिया है, लेकिन क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से थिंग्स गो हेवायर. बिल्कुल. तो एटिका करती क्या है? बिल्कुल. सो एटिका में हमारा एक ही लक्ष्य है. हम ये मानते हैं कि 95% जो हमारी लाइफ्स में प्रॉब्लम है, सभी की लाइफ में, दोस प्रॉब्लम्स आर कनेक्टेड समवेयर विथ मनी. बिल्कुल सही. आप अग्री करते हैं? बिल्कुल. तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम उस व्यक्ति की लाइफ में मनी के कारण कभी प्रॉब्लम नहीं आए, वो हम पजल सॉल्व कर दें परमानेंटली. क्या हम हेल्थ का, हम आपका, वी आर नॉट डॉक्टर्स, तो हम हेल्थ के लिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं. राइट. आपके रिलेशनशिप्स में क्या, उसका भी हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं. राइट. बट कम से कम पैसों के लिए आपको कभी टेंशन ना हो, कम नहीं पड़े, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है एटिका के पीछे. राइट. राइट. सो यू आर caretakers for the financial well-being of an individual. Absolutely. है ना? You have summed it so well. Beautiful. Go ahead, sir. So 2011-12 में मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया, एक बहुत बड़ा मोमेंट आया. There was a movie called One Idiot. Okay. So मुझे लोग इंडस्ट्री में One Idiot के नाम से भी जानते हैं. ये एक अमोल गुप्ते जी की मूवी है, जिन्होंने तारे ज़मीं पर, स्टैनली का डब्बा, हवा हवाई, ये मूवी आमिर खान के साथ जो बनाई थी तारे ज़मीन, और अभी हाल ही में साइना मूवी भी उन्होंने बनाई. तो उन्होंने एक मूवी बनाई वन इडियट, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है. बहुत बढ़िया मूवी है. ये 30 मिनट्स की मूवी ने मेरी लाइफ चेंज कर दी परमानेंटली. क्या बात. बिल्कुल. उस मूवी में जो वो वन इडियट कैरेक्टर होते हैं, ही इज समवेयर अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज, और उनको दुनिया इडियट से बुलाती है बिकॉज वो बहुत सिंपल लिविंग रहते हैं, हवाई चप्पल में घूमते हैं, शॉर्ट्स में घूमते हैं. तो उनके जो बिल्डिंग वाले हैं सब उनको इडियट बोल के बुलाते हैं. उन्हें जब पता चलता है कि ये 100 करोड़ का मालिक है, तो उस दिन वो सारे बिल्डिंग के बच्चों को बहुत एम्बेरसमेंट फील होती है. तब वो इडियट उनके पास जाता है और बोलता है कि चलो आज आप मेरे घर पे लंच करने आओ, मैं आपको सीक्रेट सॉस बताऊंगा कि मेरे 100 करोड़ कैसे हुए. ओके. सो इनवाइट अ बंच ऑफ 5-6 पीपल, और उनको कहानी बताता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में. कैसे मैंने मनी को सेव किया, कैसे उसको राइट जगह लगाया, और कैसे आज वो 100 करोड़ बने हैं. तो उस मूवी में एक बच्चा होता है 8-9 साल का, वो बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनता है, और वो उसकी बातों को एकदम पकड़ लेता है, और वो भी अपनी उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है. एंड बाय द एज ऑफ 40 ही एंड अप बाइंग अ रोल्स रॉयस कार. ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एंड लास्ट में मूवी जब खत्म होती है, उसमें लिखता है आई एम वन इडियट, फॉलो मी. वो मैंने पकड़ ली थी उस दिन. तो मैंने अपने आप को चैलेंज दिया लाइफ में कि वी आर इनटू वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस. आई एम ट्राइंग टू सेल यू ड्रीम कि मैं आपकी वेल्थ बनाऊंगा. बट इफ आई हैव नॉट क्रिएटेड द सेम थिंग विथ माई सेल्फ, आई हैव टोल्ड द बिगेस्ट लाई. मैंने दुनिया को बहुत बड़ा झूठ बोला है. बिल्कुल. अगर आप जिम में जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, जो जिम इंस्ट्रक्टर है, अगर वो खुद पूरा फिट नहीं है, करेक्ट, तो फिर वो आपको कैसे वेल्दी बनाएगा. बिल्कुल. तो आई हैव टू डेमोन्स्ट्रेट फ्रॉम माई एग्जाम्पल कि मैंने ये प्रोसेस करके वेल्थ बनाई है मेरे लिए, एंड द सेम प्रोसेस आई एम गोइंग टू डू टू क्रिएट वेल्थ फॉर यू. ओके. सो दैट वाज द होल आइडिया कि मुझे भी 50th बर्थडे से पहले 100 करोड़ बनाने हैं, इन अ लेजिटिमेट वे, इन अ राइट वे, एंड एक दिन रोल्स रॉयस लेके आनी है, नॉट बिकॉज आई वांट टू ड्राइव, जस्ट बिकॉज दैट बॉय इन द मूवी डिड इट, शो इट कि SIP करके, जिस पे हम बात करेंगे, अगर आप दुनिया की सबसे महंगी कार, लग्जूरियस कार रोल्स रॉयस खरीद सकते हो, तो फिर दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है. बिल्कुल. वही मेरा उद्देश्य था कि वन इडियट को स्टोरी लेके मुझे जाना है, अपनी लाइफ में करना है और दुनिया को इंस्पायर करना है. ब्रिलियंट. क्या बात है. दिस इज सो इंटरेस्टिंग. क्योंकि आमतौर पे लोगों को लगता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया है, ये बहुत बोरिंग दुनिया है, जहाँ पे हम स्प्रेडशीट्स, नंबर्स और ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज को देखते हैं, जिससे कि हमें लगता है कि यार इससे अच्छा है कि यार हम जाके हमारा पैसा बैंक में रख दें, या
किसी की एडवाइस लेके कोई शेयर खरीद ले या कोई प्रॉपर्टी ले ले, लेकिन ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया है। गजेंद्र भाई, आपने कहा दैट एटिका इज इनटू द बिजनेस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। यस। अब क्योंकि आप 2011 से लोगों के पैसे मैनेज कर रहे हैं, तो क्या ये बात कहनी सही होगी कि इंडिया में फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके जितनी मिथ्स है लोगों के दिमाग में, जितनी गैर मान्यताएं हैं, वो और कहीं पे भी नहीं है? क्यों? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग stems from the fact that how clear you are about your goals. Yes. और अगर किसी को अपने गोल्स के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकता है। बिल्कुल। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। सिंपल सी बात है रजेश, अगर हमें पुणे जाना है, इफ यू वांट टू ट्रैवल टू पुणे, तो यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि मुझे मेरा डेस्टिनेशन क्या है पुणे। बिल्कुल। देन यू विल फिगर आउट कि व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शुड आई टेक। राइट। देन व्हिच रोड, मेरा बजट क्या है, मैं ट्रेन से जाऊं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाऊं, गाड़ी से जाऊं, फ्लाइट लेके जाऊं। तो बट जाना कहाँ है, वो तो सबसे पहला चीज आपको होना पड़ेगा। तो बहुत बार हम जब इन्वेस्टर्स से पूछते हैं कि आपको पैसों का करना क्या है, उन्हें पता ही नहीं होता है। उनसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि आपका लक्ष्य क्या है। और जब तक लक्ष्य नहीं मालूम होता है, आप कितना भी भागो, यू डोंट नो विच डायरेक्शन यू आर गोइंग। करेक्ट। तो आपको पता ही नहीं आप कहाँ पहुंचोगे। बिल्कुल। अभी जैसे मैं चर्च गेट से आया, मुझे मालूम था विले पार्ले में यहाँ पे ऑफिस है, मुझे यहाँ उतरना है। बट अगर मुझे पता ही नहीं होता तो मैं आगे चलता जाता कभी रुकता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सो गोल्स, हम जो हमारी फर्स्ट मीटिंग में यही पूछते हैं कि आपको पैसों का करना क्या है। द सेकंड क्वेश्चन व्हिच वी आस्क रसेश जी इज, वी टेल यू इन इमेजिन सिचुएशन कि आज आप फर्स्ट टाइम आए हो, इमेजिन करो आपके पास बहुत पैसे हैं, राइट? देन आई वांट टू आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव रसेश। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, अब आपको पैसों की चिंता नहीं है, तो आप अपना दिन कैसा निकालना चाहेंगे, आप लाइफ में क्या करना चाहेंगे, वो मुझे खुलकर बताइए। बट देन इन माय माइंड आई एम सेइंग कि एक दिन मैं आपका वो ही करूंगा कि आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि जो आज आपने बोला आप वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें हमेशा पैसों की टेंशन होती है कि मेरे पास कम है, मुझे भागना है, और वो दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती है। करेक्ट, क्योंकि वो ठीक से प्लानिंग नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो हमें ये जानना जरूरी कि उनके गोल्स क्या हैं और उनको कब रुकना है। और जब आप एक बार आपके गोल्स पता चल जाते हैं, तब मैं आपको बोलता हूँ कि यह कि आपको भागना है, या आप चल के भी पूरा कर सकते हो, या अब आप रुक जाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके पास बहुत है, आप आज से एंजॉय करना शुरू करो। जब हमें गोल्स पता होता है तभी हम उनको सही गाइड कर पाते हैं। बिल्कुल। आज जब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो डॉक्टर उसको डायग्नोसिस करता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगी तो मैं क्या प्रिस्क्रिप्शन लिखूंगा, क्या डायग्नोसिस करूंगा। राइट। तो हमारा जो प्रोफेशन है, इट्स वेरी मच लाइक अ डॉक्टर एंड पेशेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। करेक्ट। यू हैव टू फर्स्ट मेक द राइट डायग्नोसिस। यस, एंड फॉर दैट द पेशेंट हैज टू बी वेरी ओपन अबाउट इट। राइट। ये मनी एक ऐसा टॉपिक है जहां लोग इतना जल्दी खुलते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली में शेयर नहीं करते हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं करता, वाइफ हस्बैंड के साथ नहीं करते, बच्चों को नहीं पता होता है। तो एक अनजान आदमी के साथ कैसे ट्रस्ट करे फर्स्ट मीटिंग में। तो इसलिए हम उनको बहुत कंफर्ट करते हैं कि आप ओपन अप हो। जरूरी नहीं है फर्स्ट मीटिंग में बताना, बट जब तक आप जितना मुझे शेयर करोगे उतना ही मैं आपका अच्छा डायग्नोसिस कर पाऊंगा। बिल्कुल। और मेरा सारा जो है वो आपके हित के लिए ही है। एब्सोल्युटली। सो दैट इज व्हाट वी ट्राई टू टेल आवर इन्वेस्टर्स। लवली। अब ये जो वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो क्या ऐसा होता है गजेंद्र कि वेल्थ मैनेजमेंट, अगर मुझे वेल्थ मैनेजमेंट का रूट लेना है तो मेरे पास एक एक्स अमाउंट होनी चाहिए, या मेरी एक पर्टिकुलर इनकम होनी चाहिए, या लोग ऐसा मानते हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट बड़े लोगों के लिए? इस पे इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा मिथ है। ओके। मैं जनरली बोलता हूँ कि मुकेश अंबानी को आज वेल्थ मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। इतना पैसा है कि वो गलती भी करेंगे तो भी 7 पुश्तें आराम से खा सकती है। बिल्कुल। बट जो एक कॉमन आदमी है, कॉमन मैन जिसको हम बोलते हैं, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे वो महीने के 5,000 रुपए भी कमा रहा है, चाहे 10,000, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है सही सलाह की। राइट। क्योंकि वो कमाई इतना पा रहा है तो बचा थोड़ा ही पा रहा होगा, तो उस जो इतना छोटा रकम जो वो बचा रहा है उसको सही मायने में कैसे लगाएं कि वो एक दिन वो रकम उसके लिए काम करना शुरू कर दे। ब्रिलियंट। तो जितना कम पैसा हो उसको उतनी ज्यादा सही गाइडेंस की जरूरत है। बिल्कुल सही।
अगर आज मेरे पास 100 करोड़ है और मैं गलती करके 10 करोड़ मैंने नुकसान भी कर दिए, कसिनो में जाके खत्म भी कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही बात है। बट अक्सर ये बड़ी कंपनीज वेल्थ मैन जो बड़े पैसों के पीछे भागती है क्योंकि वहां कमाई ज्यादा होती है, तो जो छोटे आदमी है जिनको जरूरत है उनके पास कोई जाता नहीं है, और इसीलिए वो लोग गलत मिथ्स में घुस जाते हैं, कई गलत गाइडेंस में आ जाते हैं और वो एक ट्रैप के अंदर से निकल ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक आम आदमी हिंदुस्तान में जब अपने पैसों को निवेश करता है तो या तो बैंक में रखता है पैसे फिक्स डिपॉजिट में, या गोल्ड बाय करता है, या अगर ज्यादा पैसे हैं तो प्रॉपर्टी में पैसे लगाता है, क्योंकि ये एक मान्यता है और शायद सही भी है कि इन 3 इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में अगर आपने पैसे लगाएं तो यहाँ पे आपके पैसे कम नहीं होंगे और आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर कोई रियल एस्टेट खरीदता भी है और प्राइस अगर नीचे भी जाती है तो दैट पीस ऑफ रियल एस्टेट स्टेज देयर, इट इज विद द पर्सन। बाकी जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें लोगों को एक प्रकार का डर है। आप जो वेल्थ मैनेज करते हैं, आप कौन से सेक्टर में लोगों को निवेश करने की सलाह देते हैं? बिल्कुल। सो वो सारा चीज अगेन बॉयल डाउन करता है वापस गोल्स पे, कि आपके गोल्स क्या हैं, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, मतलब रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपको रिस्क कितनी लेने की जरूरत है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तब आपको शायद रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है, तब आप एकदम सेफ जगह भी डाल सकते हैं। बट अगर आपके बहुत सारे गोल्स हैं और आपके पास समय कम है और आपको सारे वो गोल्स अचीव करने हैं, तो आपके पास चॉइस नहीं है, बट आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि आमतौर पे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास यार लिमिटेड पैसा है तो मैं तो बहुत सोच समझ के निवेश करूंगा। लेकिन आप ऐसा बोल रहे हो कि जिसके पास कम पैसा है उसको ज्यादा रिस्क लेना चाहिए, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके। यस, बिकॉज उसके पास और कोई विकल्प नहीं है, अदरवाइज वो कभी अपने लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी हमें विले पार्ले से अंधेरी जाना है, तो आप क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करोगे? आप ये तो बाइक लोगे, ये कार में जाओगे, 20 किलोमीटर की स्पीड होगी। बट अगर आपको यहाँ से वाशी जाना है तो आप कितनी स्पीड से ड्राइव करोगे? मे बी 60-70। यस। बट अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आप क्या स्पीड में ड्राइव करोगे? मे बी 100+। यस, राइट, एब्सोल्युटली। इज इन 100 रिस्की? इट इज, बट वी हैव नो चॉइस, नहीं तो हम दिल्ली कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। 40 की स्पीड से अगर हम जाएंगे तो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही। वो डिपेंड करता है आपकी गोल क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, कौन सा व्हीकल आप लेते हो, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। गजेंद्र, आप हमें ये बताइए कि आज अगर आपके पास, मैं एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, एक 25 साल का लड़का जिसने अभी अभी कमाना शुरू किया वो आए, एक 50 साल का आदमी जो अपनी आधी जिंदगी जी चुका है वो आए, और एक 65 साल का आदमी जो अपनी रिटायरमेंट एज पे आ चुका है या रिटायर हो चुका है, अगर उसको इन्वेस्टमेंट करनी है और उसने कभी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के, उन इंस्ट्रूमेंट्स को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो आप क्या एडवाइस करेंगे और उसको कौन सा रूट लेना चाहिए? बिल्कुल। सो सबसे पहले चीज ये है कि 25 ईयर का जो लड़का है या जो लड़का है लड़की है, वो अगर आते हैं उनके पास बहुत लंबा रनवे है। ओके। टाइम फ्रेम बहुत, आई एम अज्यूमिंग कि उनको लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें तो वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो उन्हें इक्विटी की तरफ जाना चाहिए। व्हेन यू से इक्विटी, मतलब शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, शेयर बाजार में भी कर सकते हैं अगर उनके, सिर्फ ये एक बहुत लोगों को बहुत सिंपल लगता है लास्ट 3-4 सालों से कि शेयर बाजार में पैसा डाल के मैं फटाफट अमीर बन सकता हूँ। अगर ये इतना इजी होता तो हम ये पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते, हम सब बहामास में बैठ के पैसे कमा रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हमें ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही है। बट ये इजी नहीं है। लाखों में 1% लोग हैं जो शेयर बाजार से वेल्थ बना पाते हैं। रिटर्न्स बनाना और वेल्थ बनाने में बहुत फर्क है। बिल्कुल। आपने 2 स्टॉक खरीदे, उसमें डबल हो गए, वो रिटर्न्स बने हैं और आप खुश हो गए, बट क्या आपने वेल्थ बनाई है? आपने डाली 10,000 थे, उसके 20,000 हो गए, तो क्या ये वेल्थ बनी है आपकी? राइट, सही है। वेल्थ बनाना शेयर बाजार से इतना इजी नहीं है। उसके लिए आपके पास समय होना चाहिए, आपकी नॉलेज होनी चाहिए बैलेंस शीट्स पढ़ने की, ओके, और आपका पैशन होना चाहिए। ये तीनों चीज हैं, उसके बाद भी गारंटी नहीं है। चौथा फैक्टर है लक। बिल्कुल, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। बिल्कुल। ये चारों चीज अगर है तो आप शेयर बाजार से पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल। बट अगर आपके पास ये तीनों में से कुछ नहीं है, टाइम, नॉलेज या पैशन, देन गिव इट टू अ प्रोफेशनल।
राइट गो राइट टू अ प्रोफेशनल। उनका काम है यही करना, बिकॉज उनकी पढ़ाई भी वही की हुई है, 24/7 वो यही काम करते हैं। उनके पास 50 लोगों की टीम है जो सारा ये एनालाइज करती है और आपको इजी तरीके से मैनेज करके देती है। बिल्कुल उसी बिल्कुल को हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। ओके सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूँ, सपोज आपको बॉम्बे से दिल्ली जाना है। रशीश जी, क्या आप पूरी फ्लाइट को चार्टर करके जा सकते हैं? नहीं नहीं जा सकते। नहीं तो हम सब क्या करते हैं, टिकट्स खरीदते हैं। 3-4 हज़ार रुपए की एक टिकट आपने खरीदी, मैंने खरीदी और 200 लोगों ने खरीदी। तो अब टिकट तो खरीद ली हमने। बिल्कुल क्या अब हम दिल्ली जा सकते हैं? हाँ जी शायद नहीं। एक पायलट की जरूरत होती है। बिल्कुल 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 राइट? वो पायलट को हम अच्छा खासा पैसा देते हैं और वो पायलट फिर हमें फ्लाई करके दिल्ली लेके जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स भी यही एक व्हीकल है। आपके पास 10,000 है, मेरे पास 2 लाख है, किसी के पास 5 लाख है। क्या हम खुद का फंड मैनेजर हायर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो हम सब ने वो पैसा पूल किया, एक कॉर्पस बनाया 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का, और वो पैसा प्रोफेशनल पायलट या जो यहाँ पे है म्यूचुअल फंड के मैनेजर, उनको हमने थमा दिया और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से वो पैसा को मैनेज करेगा। जैसे प्लेन के केस में हमारा सबका ऑब्जेक्टिव है यहाँ से दिल्ली जाना, तो पायलट हमें दिल्ली ही लेके जाएगा, वो चंडीगढ़ या और कहीं नहीं लेके जाएगा, क्योंकि हम सब उसी फ्लाइट में बैठे हैं जो दिल्ली जा रही है। तो उसी व्हीकल में हम, आप भी रिटायरमेंट के लिए डाल रहे हो, मैं भी रिटायरमेंट के लिए डाल रहा हूँ, और सभी रिटायरमेंट के लिए डाल रहे हैं। तो उसको मालूम है कि ये टाइम फ्रेम क्या है, उसको आपने रूल्स बना दिए हैं, उनके अंदर ही वो मैनेज करेगा। ओके तो म्यूचुअल फंड इज लाइक दैट पब्लिक बस जिसका रूट तय है। अच्छा ओके आप कोई भी स्टॉप में चढ़ सकते हैं, कोई भी स्टॉप में उतर सकते हैं। राइट? दूसरी बात, म्यूचुअल फंड का जो बस का ड्राइवर होता है वो बहुत प्रोफेशनल होता है। राइट 10 साल उसे बस चलानी आती है, बस बिगड़ जाए तो उसे रिपेयर करनी आती है, बिल्कुल, उसको सारे रोड्स पता है। यस राइट और एक और अच्छा फायदा है, बिकॉज दैट्स अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। राइट क्योंकि उस ड्राइवर का कॉस्ट, बस का कॉस्ट सारे पैसेंजर शेयर करें। तो बिल्कुल इसमें भी हम सब मिलके वो फंड मैनेजर का कॉस्ट शेयर कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत मिनिमल एक जो चार्जेस होता है उसी को हमें बेयर करना पड़ता है। तो ये म्यूचुअल फंड व्हीकल होता है। बिल्कुल तो जैसे कि हर फ्लाइट अलग अलग जगह जाती है, कोई दिल्ली जाती है, कोई चेन्नई जाती है, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो 50 डेस्टिनेशन होते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। राइट? तो ये जो मेरा क्वेश्चन था आपसे गजेंद्र, की एक 25 साल का आदमी, 50 साल का और 65 साल का, वो तीनों आदमी को आप म्यूचुअल फंड ही सजेस्ट करेंगे? क्यों करूंगा? क्योंकि ये एक ऐसा अमेजिंग व्हीकल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत टाइटली रेगुलेटेड है। बहुत लोग नहीं जानते हैं, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको रेगुलेट करता है। जैसे हमारे इंडिया में बैंक्स को आरबीआई गवर्न करता है, तो यहाँ सेबी रेगुलेट करता है। जब कोई रेगुलेटर होता है ना, तब आप बहुत आंख बंद करके सो सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा सेफ है। इस हिसाब से कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है, कोई ठगाई नहीं हो सकती है। हमने कई सारे केसेस में क्रिप्टोज में देखी कि आपके वॉलेट्स में से क्रिप्टोज गायब हो गए, बिल्कुल पासवर्ड्स कुछ हो गए, लीक हो गए। ये सारी प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती है। सेकेंडली, बिकॉज ये रेगुलेटेड है और ये पब्लिक का पैसा है, तो सेबी इतनी ज्यादा मॉनिटरिंग करती है इस पे कि फंड मैनेजर्स को दे ऑलवेज हैज टू बी ऑन टोज। ओके दे कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। ओके तो इसलिए आप सेफ हो सकते हो। सेकेंडली, ये एक ऐसा व्हीकल है जहां पे आप प्रॉपर्टी में डालना है पैसा, गोल्ड में डालना है, इक्विटीज में डालना है, बॉन्ड्स में डालना है, करेंसीज में डालना है, कोई और कमोडिटीज में डालना है, आप सब जगह इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू म्यूचुअल फंड। यस, क्योंकि एक आम आदमी को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी मिथ है ये। उनको लगता है म्यूचुअल फंड मतलब रिस्क, म्यूचुअल फंड मतलब शेयर बाजार। नहीं। ओके जैसा कि मैंने बताया कि आपको पैसे 10 दिन के लिए रखने हैं। लिक्विड फंड्स होते हैं राजेश जी, जिसमें आपको 6-7% का रिटर्न मिल जाता है और आप जिस दिन चाहिए उस दिन निकाल लेते हैं, उसको शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, अगर आपको पैसा गोल्ड में डालना है, ओके, और गोल्ड जैसा रिटर्न लेना है, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में आप डाल सकते हैं और जब चाहे आप निकाल सकते हैं। और अब इंडिया में प्रॉपर्टीज के भी म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं, जिसे REIT कहते हैं। REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके, तो इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड जिसमें एक फंड मैनेजर होते हैं। हम सब ने मिलके उस रीट में पैसा डाला, रीट ने 10-15 प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया। ओके, उसमें से जो रेंटल इनकम आती है या कैपिटल अप्रिसिएशन कुछ होता है, तो वो सारे यूनिट होल्डर्स को वापस चला जाता है। तो अब आपका रिस्क, अब आपका पैसा एक प्रॉपर्टी में अटका नहीं, आपका पैसा 25 जगह पे डाइवर्सिफाइड हो गया। और अगर एक आदमी को प्रॉपर्टी खरीदनी भी है, बिल्डिंग खरीदना भी है, तो वो मुमकिन नहीं हर किसी के लिए। यू हैव टू बी अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल टुडे टू बाय अ बिल्डिंग in any of the metros. Yes, and why metros? Even in tier 2, tier 3 cities, the real estate has gone through the roof. Absolutely. But thanks to REIT or mutual fund, now you can buy as low as 5,000 rupees and invest in a property fund.
और ये विदेशों में तो काफी सालों से है, इंडिया में कुछ साल पहले ये रीट का कॉन्सेप्ट आया था और आने वाले टाइम पे ये रीट का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा हो जाएगा. ओके. So which means that any asset class you can, so mutual fund is not an asset class itself, it's a vehicle. ये जो आप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड की जब भी बात होती है गजेंद्र, तो एक बात तो ये लोग बोलते हैं कि यार इसमें मिलता कुछ भी नहीं है. 5 7 8 साल हमने पैसा रोका, वो SIPs की, और हमें रिटर्न कुछ भी नहीं आया. इससे अच्छा तो अगर हमने डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट किया होता, अच्छी कंपनीज के शेयर्स खरीदे होते, तो हमारा पैसा 2x 3x 5x हो जाता. ये क्यों बोलते हैं लोग, और इसके पीछे का कारण क्या है? सो स्टॉक मार्केट में अगर आप 25 साल पुराना इंडेक्स लेंगे, उसमें जो कंपनीज थी, आज उसमें से हार्डली 2-4 कंपनीज हैं. तो अगर 25 साल पहले जो हम नाम सुनते थे, अरविंद मिल्स, ब्रिटानिया, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती थी, वो आज है ही नहीं, वो गायब हो चुकी हैं. जब राजा महाराजा नहीं रहे, जब बड़ी बड़ी कंपनीज खत्म हो गई, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि आज की जो कंपनीज है 25 साल चलेगी? इतना डिसरप्शन आ रहा है. तो बाय एंड होल्ड डजंट वर्क, इट हैज टू बी बाय एंड वॉच. और वॉच के लिए आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है. वो आम निवेशकों को है नहीं. दैट इज वाई वी आर सेइंग कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इजी रहता है. सेकेंडली, म्यूचुअल फंड जब आप 500 रुपए डालते हैं या 5,000 डालते हैं या 5 लाख, वो आपका पैसा एक कंपनी में नहीं डालता है, वो आपका पैसा 50 अच्छी कंपनीज में डालता है रिसर्च करके. करेक्ट. तो आपका पैसा कभी डूब नहीं सकता है, क्योंकि कम हो सकता है, रिस्क डिवाइड हो जाता है. 100 का 90 हो सकता है, 80 हो सकता है, बट वो वापस बाउंस बैक कर जाता है. बट जनरली हमने क्या देखा है, निवेशक, रिटेल निवेशक सस्ते स्टॉक्स में डालते हैं, स्मॉल कैप, पेनी स्टॉक जिसको हम बोलते हैं, जिनको लगता है 2 रुपए भाव, 3 रुपए भाव है, उनको लगता है अगर 2 का 5 भी हो जाएगा तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा. बट अगर वो कंपनी का 2 रुपया भाव है तो कोई कारण से है, कोई रीजन से है, मार्केट ने क्यों उसको कम भाव दिया, तो 2 का 4 नहीं, वो 0 भी होएगा और आपका सारा पैसा जा सकता है. इनफैक्ट सेबी की एक स्टडी है कि स्टॉक मार्केट में खासकर F&O जो लोग करते हैं, जो डेरिवेटिव्स, 90% पीपल लूज मनी इन डेरिवेटिव्स. बट लोग इसलिए पैसा कमाते हैं क्योंकि उनको अमीर जल्दी बनना है. करेक्ट. तो सबसे पहला मंत्र है, जिसको अमीर जल्दी बनना, वो सबसे ज्यादा नुकसान करेगा. राइट. क्योंकि दुनिया में कोई फॉर्मूला नहीं है जल्दी पैसा बनाने का. करेक्ट. ज्यादा पैसा बनाने का फॉर्मूला है, बट लोगों को इंटरेस्ट नहीं है उसमें, क्योंकि टाइम नहीं देना चाहते हैं. इसीलिए कहा जाता है दैट स्टॉक मार्केट इज अ difficult place where people want to make easy money. Absolutely. है ना? Yes. So yes. And stock market क्या होता है, वॉरेन, ये अमेरिका में कहा जाता है, people with money in America, people with money come to take advice from people who take the local trains, subway. क्योंकि वो जो लोकल ट्रेन से आते हैं उनके पास एक्सपीरियंस है. राइट. उन्होंने 20 साल पैसा कमाया गवाया सब करके किया है. राइट. तो इसमें आपको एक्सपीरियंस सब कुछ सिखा देता है. आज मुझे 20 साल हो गए, मैंने भी बहुत गलतियां की है. मैं जब लंदन में था, मेरी सैलरी ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास थी और मैंने 50 लाख रुपए 6 महीने में खोए हैं स्टॉक मार्केट में. 2007-8 की बात बता रहा हूँ, जब वो मंदी आई थी, जब लीमन ब्रदर्स का क्रैश हुआ था. क्योंकि मैं पैसा जल्दी बनाना चाहता था. मैं लगा ये तो बहुत ईजी है, बना सकते हैं. और 6 मंथ्स में आई लॉस्ट 50 lakhs, आई केम बैक टू जीरो. देन मैंने कसम खा ली कि मुझे अब जल्दी पैसा नहीं बनाना, मुझे वन इडियट बनना है, धीरे धीरे बनना है, एक एक करके जोड़ेंगे, लेकिन ऐसा जोड़ेंगे कि वो सस्टेनेबल रहे, लॉन्ग टर्म रहे. बिल्कुल. और रात को नींद अच्छे से आ सके. ये बहुत बड़ा चीज था. तो जो लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में मैं ज्यादा बना सकता हूँ, 100 में सिर्फ 2 आदमी 3 आदमी बना सकते हैं, बट 97 आदमी नहीं बना सकते. You need a very different level of expertise. Absolutely. To make money in the markets, and you have to, Rakesh Jhunjhunwala very famously said that you have to treat stock market investments as your wife and not as your mistress. Absolutely. He had a very wacky sense of humor. Yes. So yeah. Absolutely. So what I want to say कि आज मैं 20 साल हो गए, मैंने CFA किया है, नॉलेज है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है. राइट. मेरे पास कनेक्शन सारे अच्छे हैं, इंडस्ट्री में सबको जानते हैं, कहीं से भी टिप ले सकता हूँ, बट मैंने आज तक नहीं किया. क्योंकि ऐसे मेरे पास अगर 15% रिटर्न आ जाए म्यूचुअल फंड में, जो मेरा प्रोफाइल है उसके हिसाब से, आई एम वेरी हैप्पी. बट आई वांट टू प्ले दिस गेम फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. Right. Rather than trying to earn 30% return for 2 years or 3 years and then lose money, I'm happy with 15% slow and steady, but for very long time. Correct. So वो tortoise और hare वाली कहानी है सर. बिल्कुल. तो मुझे tortoise बनना है. बहुत बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा. और इसमें सीख है, जो लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए सीख है, that what is important is to survive and sustain. Absolutely.
ऐसा नहीं कि 2 साल में आपने 60, 70, 80% गेन कर लिया अपने पोर्टफोलियो पे और फिर नेक्स्ट 2 इयर्स यू आर 20-30% डाउन। डाउन इसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहते। नहीं कहते हैं। आप क्रिकेट खेलते हैं ना, हुँ। तो क्रिकेट में आप तभी सेंचुरी या डबल सेंचुरी या 500 रन बना सकते हैं जब आप पिच पे रहते हैं। बिल्कुल, टिका रहना बहुत टिका ज़रूरी है। रहना बहुत ज़रूरी है। राइट, वन्स एंड टूज़ लेते रहो, जब एक खराब बॉल आती है तब आप उसको 4 या 6 मारो। राइट। बट आपकी नज़र खाली स्कोरबोर्ड पे रहेगी, रिटर्न्स बनाना है, फास्ट बनाना है, आप खाली चौके-छक्के मारोगे जो हम T20 में देखते हैं, हुँ। आप 10 मिनट 15 मिनट में आउट हो जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही फिर बात है। यू विल नॉट लास्ट। राइट। फर्स्ट टू मेक मनी इन्वेस्टिंग यू हैव टू लास्ट लॉन्ग। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, आपको बने रहना है। बिल्कुल। एंड नंबर 1 रूल एज़ वॉरेन बफेट सेज, डोंट लूज़ मनी। डोंट लूज़ मनी। या एंड रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। या एब्सोल्युटली, बट अभी एब्सोल्युटली। लास्ट के 3 साल में जो हमने बाजार देखा है ना, लोग ने ये रूल नंबर 1, 2 भूल गए हैं। हुँ, एंड मार्केट हैज़ इट्स ओन वे टू टीच लेसन्स। हुँ, यू नो, तो एक समय आएगा जब ये हुँ, जो भी हम देख रहे हैं वो वापस रिवर्स होएगा। ये हुँ, साइकिल है, ये नियम है, लाइफ का नियम है। हर हुँ। चीज़ साइकिल में चलती है, मार्केट्स भी साइकिल में जो चलते हैं। ऊपर जाता है वो वो नीचे नीचे आता है। आना होता बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही। तो गजेंद्र, लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, उससे अच्छा तो आप पीएमएस में इन्वेस्ट करें। और जैसे म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है, वैसे पीएमएस भी एक हाईली प्रोफेशनल आदमी चलाता है। फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, पीएमएस का मतलब होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम, जहां पे एक प्रोफेशनल आपसे पैसे लेके उन पैसों को अलग-अलग कंपनीज में, अलग-अलग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है और उस वो जो इन्वेस्ट करता है उस पे वो अपना कमीशन चार्ज करता है। आप हमें ये बताइए कि एक पीएमएस स्कीम और म्यूचुअल फंड में फ़र्क क्या होता है? आपको मेरा बस वाला एग्जांपल मालूम है? या पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला? या वो म्यूचुअल फंड था। हुँ, बस वाले में तो रूट पता है आपको कहाँ जाएगा, आप ड्राइवर को बोल नहीं सकते हो कि रास्ता चेंज करो, राइट, राइट? आपके जो डेज़िग्नेटेड स्टॉप्स है आपको वहाँ उतरना पड़ेगा। बिल्कुल। पीएमएस में क्या होता है, इट इज़ लाइक उबर, ये हायर्ड ओह! कार और ओह! पर्सनलाइज्ड व्हीकल। वो आपको घर से पिकअप करने आएगी, घर पे ड्रॉप करेगी। आप ड्राइवर को कहीं भी रास्ता बोल सकते हो, हुँ, राइट? चला रहा वो प्रोफेशनल ही है, वो भी ड्राइवर है, वो भी प्रोफेशनल है, बस ड्राइवर भी प्रोफेशनल है। हुँ, बट यहाँ पे आपका कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा रहता है। हुँ, तो बट उसके कुछ कॉस्ट भी होते हैं तब, यू हैव हुँ, टू पे हायर फीस। हुँ, तो हुँ, पीएमएस में जनरली कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स थोड़े हाई फीस होते हैं। हुँ, म्यूचुअल फंड इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट इन इंडिया, ओके। राइट? बट पीएमएस में वो आपके नाम पे डीमैट अकाउंट खोला जाता है, आपके नाम पे शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग होती है। हुँ, हुँ, तो जब पीएमएस में फंड मैनेजर बाइंग एंड सेलिंग करता है तो आपको टैक्स देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में ये नहीं है। जब म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर टैक्स बाइंग और सेलिंग करता है हुँ, हुँ। तो आपको टैक्स नहीं लगता है। अगर आपने 10 साल तक पैसे नहीं निकाले तो आपने सरकार को 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया। ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप। इसको थोड़ा विस्तार से समझाएँ, बिल्कुल। इफ यू कैन सिम्प्लिफाई इट। यस। सो पीएमएस जनरली एक और चीज़ है राजेश जी, कि पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख का होना चाहिए। ओके। म्यूचुअल फंड में आप ₹500 से भी शुरुआत कर सो सकते अगर हो। किसी को 10 लाख रुपए निवेश करने हैं, तो वो पीएमएस में नहीं कर नहीं सकता। कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। ओके। तो ये जो म्यूचुअल फंड है, सेबी ने बनाया है फॉर कॉमन पीपल। हुँ, हुँ, फॉर पीएमएस इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है। जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं, जिनको हुँ, थोड़ा अलग चाहिए, जिनको हुँ, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड चाहिए, हुँ, तो वो इन प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के पास जा सकें। हुँ, हुँ। म्यूचुअल फंड में 10-15 कैटेगरी जो सेबी ने डिफाइन किया वही है, जैसे लार्ज कैप फंड हो गया, ओके, मिड कैप फंड हो गया या ओके, कोई सेक्टर फंड। तो ओके। वो फंड मैनेजर को वही फॉलो करना है। वो हुँ, उसमें कुछ फेर-बदल नहीं कर सकता है। म्यूचुअल फंड में एक और रूल है, अगर सेबी का जैसे नियम है कि एक कंपनी में आप 10% से ऊपर नहीं जा सकते हो, हुँ, तो वो नहीं जा सकते हैं। बट पीएमएस में ऐसा कोई रूल नहीं है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको पूरा पैसा 4 कंपनीज़ में डालना है, आप 25-25% भी पीएमएस में डाल सकते हैं। ओके, म्यूचुअल फंड में ये इम्पॉसिबल है, ओके। आप कर ही नहीं सकते हो। तो म्यूचुअल फंड में सेफ्टी बहुत है। क्योंकि किसी का ₹500 भी लगा है, किसी का 5,000 भी लगा है, किसी का 5 लाख भी लगा है, तो हुँ, सेबी को तो सबका देखना है। हुँ, और हुँ। यहाँ पे क्या है, सब 50 लाख के ऊपर वाले आए हैं। राइट। तो सेबी ये समझती है कि उनको पता है कि वो क्या रिस्क ले रहे हैं। हुँ, दे आर मोर इन्फॉर्म्ड, दे आर मोर अवेयर। तो हुँ, उनको पता है, इसलिए दे कैन अफोर्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्क। हुँ, बट हुँ। जब फ्लेक्सिबिलिटी आती है ना, तो उसके दोनों एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल। हाई स्पीड कार चलाते हैं जिसमें सब सेफ्टी फीचर्स है, हुँ, लेकिन जब हाई स्पीड कार का एक्सीडेंट होता है, हुँ। तो रिस्क भी वैसा ही होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पीएमएस में चूंकि बहुत एक्सोटिक थीम्स में भी जा सकते हैं वो लोग, हुँ, यू नो, हुँ, काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे एक एक पीएमएस की स्कीम का मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो फंड मैनेजर वहीं डालता है जहां प्रोमोटर्स पैसा डाल रहे हैं। खाली वो उन शेयर्स को पिक करते हैं जहां प्रोमोटर्स अपना पैसा डाल रहे हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो उन्हीं कंपनीज को पकड़ेंगे, वो थीम बना दी उन्होंने पीएमएस के लिए। हुँ, हुँ। सेम थीम म्यूचुअल फंड में मिलना मुश्किल है। या फिर ओके। म्यूचुअल पीएमएस में एक थीम है ग्रीन थीम, हुँ, हुँ, कि जो हुँ, कंपनीज खाली ग्रीन
ये सस्टेनेबल एनर्जी में काम करिए, उसी में हम डालेंगे। बट म्यूचुअल फंड में इतना सोफिस्टिकेटेड लाना पॉसिबल नहीं है। करेक्ट, तो इसीलिए वो पीएमएस के लिए है। बट एक चीज मैंने देखा है 10-15 सालों का मेरा जो तजुर्बा है कि रिटर्न्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। इट्स अ मिक्स्ड बैग। मतलब अगर पीएमएस फंड मैनेजर खराब हो तो वो म्यूचुअल फंड से भी खराब परफॉर्मेंस देता है। और कॉस्ट हम ज्यादा दे रहे हैं पीएमएस में कंपैरेटिवली। टैक्सेशन एडवांटेज नहीं है, म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन एडवांटेज है, पीएमएस में नहीं है। तो ये कुछ चीजों के कारण मुझे लगता है फॉर मोस्ट कॉमन पीपल म्यूचुअल फंड इज द राइट वे। ओके, तो ये जो म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो की बात की जाती है, करेक्ट, और ये कहा जाता है कि नहीं यार, पैसा तो फंड ही बनाता है, या फंड मैनेजर को ही वो हैंडसम सैलरी मिलती है, जो निवेशक है उनके हाथ में 7-8, मुश्किल से 7-8-9% आता है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, मैं हमेशा आई बिलीव इन नंबर्स, आई नेवर बिलीव इन नैरेटिव्स। ओके, मुझे आज 14 साल हो गए मेरा पैसा डालते हुए। मैंने 2010 में डालना चालू किया था। 14 साल की जर्नी में उतार चढ़ाव बहुत आए हैं। मेरे पूरे पोर्टफोलियो पे आज 18% का कंपाउंडेड रिटर्न है। That is massive for 14 years. Okay. And I've invested money at all levels, all times. आपने कोविड में जब मार्केट गिरी थी तब भी आपने इन्वेस्ट किया था? तब मैंने 1 करोड़ रुपया डाला था मार्च के महीने में, जब मार्केट गिर गई थी। क्योंकि इस बार मेरा सेकेंड टाइम था। आई वॉज फार मोर अवेयर। 2007 में ये मौका आया, तब आइडिया नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था। बट इस बार जब ये मौका आया तब मैंने ये गंवाया नहीं, और मैंने सारा का सारा पैसा उस मार्च महीने में हर लेवल पे मैंने डाला, और आज उसका वो 3x पैसा हो गया है। राइट। सो मैंने गुड भी देखा, बैड भी देखा, अगली भी देखा। ये सबका एवरेज आज 18% है। इसका मतलब मैंने म्यूचुअल फंड से पैसे कमाए हैं, राइट? और मैंने उसी फंड्स में डाला है जहां नॉर्मली हर आदमी, कोई भी व्यक्ति डाल सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने 10 साल में पैसे नहीं कमाए हैं, तो फिर या तो वो गलत कह रहा है, या फिर उसने गलत तरीके से इन्वेस्ट किया है। गलत तरीके से इन्वेस्ट किए या गलत फंड्स में इन्वेस्ट किए? गलत फंड से ज्यादा, देखिए, फंड्स कभी गलत नहीं होते हैं। ओके, ये एक चीज और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ। अगर मैं आपको सचिन का बैट दे देता हूँ, आप सेंचुरी बना सकेंगे? नहीं बना पाएंगे। नहीं। हम ब्लेम किसको करते हैं? सचिन का बैट खराब है, राइट। बट अगर हमें सेंचुरी बनाना है तो हमें सचिन बनना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे सचिन का हो, कोहली का हो, बैट से नहीं होता है। तो अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आपको अच्छा निवेशक बनना पड़ेगा। ओके। फंड्स ए या बी इतना मैटर नहीं करते हैं जितना आप कितना लंबा उस फंड को होल्ड कर पाते हो। आपने आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, आपकी जो रिस्क प्रोफाइल उसके हिसाब से आपने पहला राइट फंड चुना कि नहीं। खाली चुनना ही सही बात नहीं है। आपने और मैंने डिसाइड किया कि ये फंड हम 10 साल के लिए बने रहेंगे, बट आपने 2 साल बाद ही उसमें से निकाल लिए पैसे, तो फिर सर पैसे कहाँ से बनेंगे? लेकिन गजेंद्र, आपको ऐसा नहीं लगता कि फंड मैनेजर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? जैसे कि हिंदुस्तान के जो सबसे स्टार फंड मैनेजर में से एक थे प्रशांत जैन, बिल्कुल, जो एचडीएफसी के फंड मैनेजर थे, एंड ऑल हिज फंड्स हैव गिवन stellar returns. Unbelievable compounding of wealth has been done by प्रशांत जैन. तो अब उन्होंने रिटायरमेंट ली। तो अगर उनके बाद जो फंड मैनेजर आया, वो फंड मैनेजर में प्रशांत जैन जैसा विजन नहीं है, तो क्या वो फर्दर वेल्थ को कंपाउंड कर पाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन। बट आप, मैं एक दुख वाली बात बताता हूँ। प्रशांत जैन ने तो रिटर्न बनाए हैं, लेकिन उनके किसी भी निवेशक ने ये रिटर्न्स नहीं बनाए हैं। और ये बात प्रशांत जैन कहते हैं कि मेरे फंड ने रिटर्न्स बनाए हैं, बट मेरे जो फंड इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने आज ये रिटर्न्स कुछ नहीं बनाए हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति 15 साल, 20 साल, 25 साल उनके फंड में रहा ही नहीं है। और हर फंड मैनेजर का एक टाइम आता है। 3-4 साल वो अच्छा करते हैं, फिर 3-4 साल वो बहुत डाउन। सचिन तेंदुलकर का टाइम था, 99 सेंचुरी से 100 सेंचुरी बीच में 1 साल लग गए थे उनको। राइट। विराट कोहली का बहुत खराब दौर चल रहा था, रोहित शर्मा, सबके लाइफ में आते हैं। तो प्रशांत जैन की लाइफ में या और फंड मैनेजर की लाइफ में भी ऐसा टर्न आते हैं, जब 3-4 साल अच्छा करते हैं, 3-4 साल अच्छा नहीं करते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है रसेश जी, जब पैसा सारा आता है, जब उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, अब लोग उस नंबर्स को देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब वो इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद 3 साल बाद जब खराब होता है, और उस वक्त वो लोग सारा पैसा निकाल लेते हैं। तो मतलब वो लोग एकदम टॉप में आए और बॉटम में निकाल लिया। एंड एवरी टाइम दे हैव बीन डूइंग द साइकिल, एंड देन दे ब्लेम प्रशांत जैन और एचडीएफसी व्हाटएवर की, अरे आपका फंड ने पैसा नहीं बनाया, जबकि गलती इन्वेस्टर की थी, फंड अच्छा था। तो फंड मैनेजर बिल्कुल मैटर करता है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी एरे गहरे फंड मैनेजर को नहीं दे सकते हैं। बट जब हमने डिसाइड कर लिया कि ये 5-7 अच्छे फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने 20 साल, 25 साल, 30 साल देखा है, अब आप उसमें से किसी को भी दो,
it doesn't matter. Okay. You have to give it at least for 10 years. Okay. क्योंकि आज आप अच्छा करोगे, कल कोई और अच्छा करेगा, परसों अच्छा करेगा, बट आप सबने 10 साल निकाल लिए ना, तो आपका रिटर्न होगा 16%, उसका 15.5%, उसका 15%, उसका 17%, बस यही फर्क है. लेकिन आज आप एज अ प्रोफेशनल जब किसी म्यूचुअल फंड का ड्यू डिलिजेंस करते हैं, बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ देयर पास्ट परफॉर्मेंस, Yes. इन टर्म्स ऑफ देयर एनएवी, एयूएम, ये सब मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि एनएवी, एयूएम क्या होता है. तो आप कोई तो यादस्टिक, कोई तो टूल्स के द्वारा उनका ड्यू डिलिजेंस करते होंगे बिल्कुल, और फिर कंक्लूजन पे आते होंगे कि ये फंड बेस्ट है और मैं यहाँ पे अपना पैसा लगाता हूँ, या मेरे बिल्कुल. निवेशकों का पैसा इस फंड में मैं लगाता हूँ. बिल्कुल, क्योंकि आप जो कह रहे हो इससे ये समझ में आता है कि आप कोई भी एक फंड पकड़िए, अच्छे फंड में पैसे लगाएं और 10 साल तक उस फंड को ना Yes, देखें. yes. वो फंड मैनेजर रहता है, नहीं रहता है, कोई नया आता है, 10 साल में वो फंड जरूर से परफॉर्म करेगा. 100%, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि मैं ये अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल, मेरे 14-15 साल हो गए हैं. रसेश जी, आज का जो मेरा सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है मेरे पोर्टफोलियो में, हाँ. कैन यू इमेजिन उसका 13-14 साल का रिटर्न क्या होगा? सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग, हाँ. 13% पर एनम. दैट इज फैंटास्टिक. दिस इज माय वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड इन द पोर्टफोलियो. बट ये पैसा क्यों बना? क्योंकि मैं 13 साल चुपचाप बैठा रहा. ओके. और उसमें कई फंड मैनेजर आए गए. अभी मुझे आप पूछेंगे करंट फंड मैनेजर कौन है, मुझे पता भी नहीं है उसमें. ओके. एंड इट डजंट मैटर टू मी. हाँ. और अच्छा फंड ने मुझे 19-20% रिटर्न दिया, 22% रिटर्न भी दिया 10 साल के पीरियड में, 25% भी रिटर्न दिया है. तो ये तो स्वाभाविक है कि अगर आपके टीम में 4 प्लेयर्स हैं, 5 प्लेयर्स हैं, सारे के सारे प्लेयर्स हर दिन सेंचुरी नहीं मारेंगे. बिल्कुल. कोई सेंचुरी मारेगा, कोई 0 बनाएगा, कोई 20 बनाएगा. व्हाट मैटर्स टू यू, डिड द टीम विन और नॉट? राइट. व्हाट मैटर्स टू मी, मेरे पास अगर 5, 6, 7 फंड है, डिड माय पोर्टफोलियो विन और नॉट? राइट. एट पोर्टफोलियो लेवल हैव आई मेड 15-16%? आई एम वेरी हैप्पी. किसी ने 9 बनाया, किसी ने 18 बनाया. जिसने आज 9 बनाया, मुझे मालूम है एक दिन वो 18 बनाएगा, और जिसने आज 18 बनाया वो एक दिन 9 बनाएगा. बिल्कुल. बट अगेन आई एम कमिंग बैक, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने XYZ किसी को दे दिया. वो जो 5-6 फंड है वो मैंने रिसर्च किए हैं. वो जो फंड मैनेजर जो 25-25, 20-20 साल से मैनेज कर रहे हैं, उनका मैंने हिस्ट्री देखा है कि हैज दे बीन कंसिस्टेंट. मुझे टॉप परफॉर्मर नहीं चाहिए, मुझे बॉटम भी नहीं चाहिए, मुझे समवेयर इन द मिडिल चाहिए, कि जिसने कंसिस्टेंटली मार्केट को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बीट किया है. आई वांट टू गिव माय मनी टू हिम. राइट. और जितना ज्यादा पुराना फंड मैनेजर है, उतना वो कम मिस्टेक्स करेगा मार्केट में, क्योंकि उन्होंने साइकिल्स देख ली है. राइट. तो उनको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है. तो आई एम हैप्पी विद देम. ओके. सो दैट इज वन फैक्टर वी लुक. सेकेंडली क्या होता है कि फंड मैनेजर्स का जो आप फंड देखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि उसका साइज क्या है. जैसे AUM आपने पूछा था, तो हम बहुत जो छोटे फंड साइज होते हैं उसमें नहीं जाते हैं. AUM का फुल फॉर्म क्या है? एसेट्स अंडर मैनेजमेंट. ओके. तो हर फंड का एक साइज होता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है. आज के दिन में बहुत सारे जो इक्विटी फंड्स है, उस 50,000 करोड़ है, 30,000 करोड़ है, 40,000 करोड़ है. तो मतलब वो फंड मैनेजर 40,000 करोड़ पब्लिक का पैसा मैनेज कर रहे हैं. राइट. तो अगर 20, 30, 25, 40,000 का करोड़ है, इसका मतलब बहुत लोग आए हैं और उनको पैसा दे रहे हैं, विच मीन्स उनका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड बना हुआ है. क्योंकि अगर आप नए फंड मैनेजर होंगे तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा. आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपके पास पैसा नहीं आएगा. सी, एवरीथिंग इज अ कॉज एंड इफेक्ट थिंग. करेक्ट. आज प्रशांत जैन यूज्ड टू मैनेज 4-5 लाख करोड़. करेक्ट. तो वो तो 25 साल की मेहनत के बाद आया है ना. राइट. तो वही चीज हम देखते हैं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका फंड साइज क्या है, उनकी लॉन्जिविटी क्या रही है, और फंड के एक्सपेंस रेशियो क्या है. और जो आपका एक क्वेश्चन था, लोगों एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या होता है? तो एक वर्ड होता है म्यूचुअल फंड, TER बोलते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो. मतलब आपका टोटल कॉस्ट क्या है. अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं एक साधारण आदमी, तो उसको पता चलना चाहिए कि मेरा कॉस्ट क्या है. तो इक्विटी फंड्स की बात करता हूं. वैसे तो लिक्विड फंड भी होते हैं, अलग अलग फंड होते हैं, तो उसका तो 0.15% इतना लो कॉस्ट होता है. बट हम इक्विटी फंड की बात करते हैं, जो कि सब जानना चाहेंगे. उसका ऑन एन एवरेज TER जो होता है 2% कॉस्ट होता है. एक चीज और मैं बताना चाहूंगा रसेश जी, म्यूचुअल फंड में 2 तरह के प्लान होते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान. ओके. एक ही फंड के 2 प्लान होते हैं. तो अभी मैंने जो 2% बताया वो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है, और एक डायरेक्ट प्लान होता है, उसका एक्सपेंस रेशियो सपोज 1% होता है. अब मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताता हूं. बिल्कुल. अगर आप नॉलेजेबल इन्वेस्टर हैं, आपको किसी की मदद नहीं चाहिए, आप सब जानते हैं और आप खुद का पैसा मैनेज कर सकते हैं, आपको कोई एडवाइजर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जाके वो म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं म्यूचुअल फंड की कंपनी से. म्यूचुअल फंड की कंपनी से. बिल्कुल. ओके. ओके. सेम एग्जांपल ले लीजिए,
आप उबर करते हैं तो ड्राइवर भी आता है, गाड़ी भी आती है, राइट, बट ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो रेंट ए कार करती है खाली, राइट, तो आप खाली व्हीकल लेते हैं, ड्राइवर नहीं लेते हैं, तो Right. आपका कॉस्ट आधा हो जाता है। करेक्ट, सेम चीज यहाँ पे भी है, ओके, राइट? ओके, तो आप डायरेक्ट हैं, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के पास गए, आपको पता है कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, तो आपका कॉस्ट हुआ 1%। राइट, ये 1% जा रहा है वो फंड मैनेजर की फीस, बट आपको पता ही नहीं है कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, कौन सा व्हीकल लेना है, क्या गोल है। बिल्कुल, उस चीज को करने वाला एडवाइजर होता है, वो आपके साथ बैठता है और आपको एडवाइस करता है, उसके चार्जेस होते हैं। दैट इज दैट अदर 1% विच दैट person earns by giving you the right mutual fund. ओके, More than giving you the right mutual fund, he is in the journey with you for 10 years and hand holding you कि आप कोई गलत मिस्टेक नहीं कर जाओ। करेक्ट, जब आपको नहीं निकलना था तो मैंने आपको रोका कि रशेष आपको नहीं निकलना अभी, बिल्कुल, कोविड का टाइम है, अभी डाल सको तो डालो। बराबर, That is where a good advisor valuation come. करेक्ट, And that is how they are paid 1% for that. So Right. for you, a normal person, 2% per annum. अभी ये वर्क कैसे होता है वो भी समझा देता हूँ। आपने 1 लाख रुपए इस साल डाले, और सपोज इस साल ये वैल्यू 1 लाख ही रही, तो आपका पूरा साल में 2% कॉस्ट लगा, तो 2,000 रुपीज आपका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कटा। वो आपको दिखता नहीं है रोज, वो एनएवी में रिफ्लेक्ट होता है। एनएवी मतलब पर डे की प्राइस, पर डे की प्राइस उस फंड की, ओके, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें से निकल जाता है, तो आपको पता नहीं चलता है। सपोज 5 साल बाद आपका 1 लाख 2 लाख रुपए हो गए, यू आर हैप्पी, राइट, तो 5वें साल वो 2 लाख पे 2% कटेंगे। ओके, 1 लाख का 2 लाख हो गया तो 1 लाख पे नहीं कटेगा, आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख था, बट आप करंट वैल्यू क्या है 2 लाख, तो 2 लाख पे 5th ईयर में 2% कटेगा, मतलब 4,000 विल बी डिडक्टेड इन दैट ईयर, राइट? आई गेट 1% फ्रॉम दैट थिंग, सो इन 5th ईयर 2 लाख पे 1% इज माई इनकम, तो आई एम अर्निंग 2,000। पहले साल में मेरी इनकम थी 1,000, अब हो गई 2,000। ऐसा करते करते मैंने 22 साल आपको बैठा के रखे, और अब आपका 1 लाख 1 करोड़ रुपया हो गया है। You would be on cloud 9, over the moon, कि गजेंद्र आपने पैसा बनाया, तो आपका 1 करोड़ बना है, अब 22वें साल में मुझे 1 करोड़ पे 1% मिलेगा, 1 लाख रुपया मिलेगा, 1 लाख रुपया मेरी इनकम होगी, 1 लाख रुपया वो फंड मैनेजर की इनकम होगी, राइट? 2%। तो द होल आइडिया इज दैट फर्स्ट एज अ कस्टमर यू हैव टू विन, करेक्ट, then then only you everybody will make else money, will win. right, right, मैं चाहता हूं कि आप और पैसे बनाए, आप पैसे बनाओगे तो आप और डालोगे, आप 4 आदमी को और बोलोगे, तो सबसे पहले आपको जीतना जरूरी है। कस्टमर हैज टू विन, देन विल ऑल विन टुगेदर, सो इट्स अ पार्टनरशिप। ओके, अच्छा, आपने वो 1 लाख डाले और कल वो 50,000 हो गए, तो मैं 50,000 पे ही कमा रहा हूँ, विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर यू, नॉट अ गुड थिंग फॉर मी ऑल्सो। तो दैट इज वाई इट्स एवरीथिंग इज लिंक्ड, इट्स सच अ ब्यूटीफुल मैकेनिज्म। ऐसा नहीं है कि आप लूज करे और मैं कमा रहा हूँ, बिकॉज ये गेम लंबा नहीं चल सकता फिर। यू नो, इन एनी गेम द बोथ पार्टीज हैज टू विन, तभी तो मैरिज चलती है। Absolutely, it has to be a win-win. It has to be a win-win. Right, right. So that is what is regular plan and direct plan all about. बहुत बार लोग एक बड़ी गलती कर जाते हैं कि वो 1% बचाने के चक्कर में, you know, we say penny wise pound foolish, yeah, right? Yeah. तो वो 1% बचाने के चक्कर में वो इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं, क्योंकि कब गलत टाइम पे डाला, कब गलत टाइम पे निकाला। वो एक बार आपको एडवाइजर ने रोक लिया तो वो आपको इतने पैसे बना देगा, जिंदगी भर की फीस उसमें से निकल जाएगी। आप इमेजिन कीजिए, मैंने अगर मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो 5 करोड़ के, और मैंने कोविड में उनको निकालने से मना कर दिया और रोक लिया, तो जो मैंने रोका है उसका जो फायदा, पूरी जिंदगी भर की फीस मेरी उस एक डिसीजन में मैंने उसकी बना दी है। Absolutely. और मेरे एक ऐसे क्लाइंट थे जिन्होंने, मेरी 10 साल से मेरे क्लाइंट थे जिन्होंने पैनिक कर गए, 8 करोड़ का पोर्टफोलियो 24 मार्च को पूरा जीरो कर दिया। 24 मार्च 2020 व्हेन मार्केट वाज डाउन 40%, करेक्ट, पूरा जीरो कर दिया। मैंने 10 बार उनको फोन पे समझाया, सर गलत कर रहे हो, राइट, बट वो नहीं सुने। इट कैन हैपन। फिर 6 महीने बाद ही रिग्रेटेड, ही केम बैक, ही सेड प्लीज आप ये बात मेरी वाइफ को मत बताना, उनको पता ही नहीं है। But it was too late. It was too late. I said, सर आपने 40% लॉस कर दिया है। आप सोचो, पूरी जिंदगी भर की फीस 1-1% करके 10 साल तक मैं 10% ही कमाता, उन्होंने 40% जीरो कर दिया एक डिसीजन में। So that is why दुनिया में आपको हर चीज आना जरूरी नहीं है रशीश जी, पर आपको ये जानना जरूरी है कि किस काम के लिए किस एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये दिस इज, ये जो आपने बात कही ना, ये बात अगर लोगों को समझ में आ जाए कि go to the subject expert and you can never go wrong. Correct. You know, if you consult a subject expert, you will never go wrong. It is just not possible. Correct. Professional advice comes at a cost. Yes. Without it, you pay much higher price. Absolutely. Eventually, you will end up paying a very high price. Very, very high price. बिल्कुल.
बिल्कुल। बट ये लोगों को ठोकर खा के ही समझ में आता है। राइट। गजेंद्र, हम लास्ट 1.5 साल 2 साल से पेपर में हर रोज पढ़ते आए हैं, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि लोग एसआईपीस कर रहे हैं। और ये हमारा पॉडकास्ट होने वाला था तो मैं कुछ रिसर्च कर रहा था और मैंने पढ़ा कि फरवरी महीने में, फरवरी 2024 वाज द बेस्ट ईयर फॉर द म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, बिकॉज थ्रू एसआईपीस कुछ 23,000 या 24,000 करोड़ रुपया एसआईपीस के द्वारा म्यूचुअल फंड्स को मिला है, जो अब तक की म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री में हाईएस्ट है। करेक्ट। सबसे पहले ये बताइए कि ये एसआईपीस है क्या, और दूसरा एसआईपीस क्यों करनी चाहिए? एसआईपी में जनरली जब सबसे ज्यादा फायदा होता है जब बाजार नीचे जा रहा होता है, क्योंकि वो ऑटो पायलट पे आपका पैसा जा रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलता है, और वो ऑटोमेटिकली बाई कर लेता है लो रेट पे ज्यादा यूनिट्स, और एक न एक दिन बाजार को वापस ऊपर आना है, तो जो भी यूनिट्स आपने लो प्राइस पे बाई किए थे वो आपके यूनिट्स इतने काम आते हैं, और जब बाजार हाई जाता है तो आप उसको डबल ट्रिपल जो भी रेट है उसको आपको मिल जाती है। बट ये लोग शुरुआती जर्नी में समझते नहीं है, जब 5-7 साल निकल जाते हैं, जब उन्होंने देखा है तब उनको समझ में आता है। तो मैंने अब जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एसआईपी क्या डिसिप्लिन लाती है। सबसे बड़ा जो फायदा होता है एसआईपी का डिसिप्लिन, क्योंकि वो ऑटो पायलट बेसिस पे निकल जाता है। आपने एक सवाल पूछा था कि डॉटर के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए, राइट। तो मेरी बेटी अदिति कोठारी, जब उनका जन्म हुआ था, मेरे 2 बच्चे हैं, सन एंड डॉटर, तो मैंने दोनों के लिए 10-10 हजार रुपए की एसआईपी पढ़ाई के गोल के लिए और एक शादी के गोल के लिए कर दी, जो हर पेरेंट्स करना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं, जब जो डॉटर गर्ल चाइल्ड का आपने बताया कि लोग गोल्ड खरीद लेते हैं, 10 ग्राम का कॉइन या ऐसा कुछ खरीद लेते हैं। आई ऑलवेज फेल्ट कि म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इसकी कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा होती है। तो मेरी बेटी का जन्म 2010 में हुआ था, दिसंबर में। जन्म के 5वें दिन रशिश जी, मैंने उसके नाम पे 10,000 रुपए की एसआईपी चालू कर दी। 1 महीने बाद उसका नामकरण था घर पे, दादा दादी नाना नानी ने उसको गिफ्ट दिए, 20,000, 25,000, 30,000, तो कुल मिला के 1,20,000 उसको घर वालों से गिफ्ट आए। मैंने सोचा ये उसका पैसा है, मुझे टच नहीं करना है, ना एफडी करनी है, ना गोल्ड खरीदना है, इसी फंड में मुझे लमसम डाल देना है। तो मैंने 10,000 रुपये की एसआईपी चालू की, 1,20,000 जो उस दिन एक साथ में आए थे उसको लमसम डाल दिए, और 10,000 रुपए की एसआईपी कंटिन्यू रही। फिर अक्षय तृतीया आया। अच्छा, अक्षय तृतीया को लोग क्या करते हैं? गोल्ड बाय करते हैं। गोल्ड ऑस्पिशियस है, दिन अच्छा था, मुहूर्त अच्छा था, मैंने 10,000 रुपए उसी दिन 11,000 रुपए उसके नाम पे उस दिन लमसम उस फंड में डाल दिए। फिर धनतेरस, सेम चीज मैंने वो किया। उसका बर्थडे आया, उसको एनवेलप मिला। रक्षाबंधन आया, तो जब जब मेरी वाइफ के पास 5,000 7,000 रुपए एक्स्ट्रा आते गए, मैं वो डालते गया। 10,000 जो जा रहे हैं महीने के जा रहे हैं। आज खुशी की बात हो रही है बताते हुए आपके प्लेटफॉर्म पे, अदिति हैज नाउ बिकम 13 years old। अब तक मैंने उसके नाम पे 18 लाख रुपए डाल दिए इन लास्ट 13 years, राइट? कुड यू गेस आज उसकी वैल्यू क्या होगी वो 18 लाख की? आई एम हैप्पी टू शेयर टू योर व्यूअर्स, टुडे द वैल्यू इज 80 lakhs rupees इन 13 years। 80 लाख रुपए का वो कॉर्पस बन गया है। और जब वो 25 साल की होगी, उसको 3.25 करोड़ रुपए मिलेंगे पढ़ाई के लिए। Unimaginable. If she wants to go to Harvard, Stanford, funds will not be an issue. तो ये फंड था उसकी पढ़ाई के लिए। अच्छा, आजकल के बच्चे 28, 29, 30 में शादी करते हैं। तो जब वो 10,000 की जो अलग एसआईपी उसकी शादी के लिए कर रहा हूँ, उसको मिलेंगे 7 करोड़ रुपए लगभग उसके शादी के दिन। अब रशिश जी उसको नॉर्मल शादी करनी है तो करे, उसको बिग फैट इंडियन वेडिंग करनी है तो करे, वो उसका पैसा है। बिल्कुल। एज ए फादर आई हैव डन माई ड्यूटी। राइट। ये मैं इसलिए कर पाया क्योंकि 25 साल पहले एक विजन आया कि एक पेड़ बनाना है अगर अपने, तो आज से उसका बीज और पानी डालना शुरू कर देते हैं। 10,000 रुपए हर कोई कर सकता है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। बट चूंकि ये गाइडेंस ही नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो जब बहुत लेट पता चलता है तब फिर हमें टेंशन आ जाती है कि अब पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो लोग पीपीएफ तोड़ते हैं, ईपीएफ तोड़ते हैं। बिल्कुल। और अपने बच्चों को लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, हाँ, शादियों के लिए लोन लेते हैं, और फिर वो सारी प्लानिंग गड़बड़ हो जाती है। हमारे पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि हिंदुस्तान में लोग लिटरेट हैं, लेकिन फाइनेंशियली इलिटरेट हैं, और क्योंकि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है ये उनको पता ही नहीं है। अब आपने जो बात की वो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात की। बिल्कुल। यू नो, सिर्फ गोल्ड खरीदना वो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है। नहीं है।
गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव ही कुछ अलग होता है। बिल्कुल। और चूंकि मेरे दिमाग में गोल था, तो मैं कभी फंड देखता ही नहीं हूँ। बस मेरा काम है अभी डालते रहना। लोग क्या करते हैं, पेड़ पे पानी डालते हैं, अरे फल आया कि नहीं आया, 6 महीने में देखते हैं, अरे फल जब आना होगा तब आएगा। वो तो प्रकृति का नियम है, वो जब आएगा तब आएगा। आप रोज देखने से फल नहीं आने वाले हैं। बिल्कुल। तो आप म्यूचुअल फंड में भी डालते जाओ, जब 10-15 साल बाद होगा तब रिजल्ट दिखना चालू होगा। अभी आपने 6 महीने में देखा, 7वें महीने में देखा, हर दिन पोर्टफोलियो, तो वो रिटर्न नहीं बनने हैं। तो इसीलिए एसआईपी से क्या होता है, वो डिसिप्लिन तरीके से चला जाता है और एक न एक दिन आपका वेल्थ बन जाता है। तो लाइफ में जो 2 चीज मैंने बहुत अच्छी की है, मैंने लाइफ में एक बहुत खराब भी की है। मैं 30 इयर्स में मैंने डालना चालू किया था। आई वाज वेरी लेट इन माय लाइफ। एंड टुडे आई वांट टू टेल ऑल द व्यूअर्स हियर, स्टार्ट द डे यू नो अबाउट दिस। आप 18 साल के हो, आप आज से शुरू कर दो। अमाउंट डजंट मैटर। मतलब कोई अगर 100 रुपया इन्वेस्ट करना चाहे तो 100 भी कर सकता है। प्लीज, यू कैन डू एज लिटिल एज 100 रुपीज। आपके ऑफिस में जो चाय भी देने आता है, वो भी आज एसआईपी चालू कर सकता है। तो उसको आज से चालू कर देना चाहिए, जो मैंने ग्लेड से सीखा। मैंने 30 साल की उम्र में मेरी फर्स्ट 10,000 रुपीज की एसआईपी चालू की। और उस दिन के बाद से गॉड हैज बीन काइंड, मैंने खाली एसआईपी को बढ़ाते गया। टुडे आई एम जस्ट हैप्पी टू शेयर विथ यू, टुडे आई एम डूइंग अ मंथली एसआईपी ऑफ 25 लाख रुपीज पर मंथ। Because I have to reach 100 crores. That is my biggest goal. 50वें जन्मदिन से पहले मुझे 100 करोड़ बनाना है। हर साल मैं एसआईपी बढ़ाते गया, 10,000 से 50,000, फिर लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख। मेरा एक नियम है, मैं अपनी कंपनी से सैलरी लेता हूँ। सैलरी से पहला दिन सैलरी आती है 1 तारीख को, दूसरी तारीख को ये फिक्स्ड अमाउंट एसआईपी में चला जाना चाहिए। जैसे ईएमआई जाती है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल जाते हैं, वैसे ही इसको मैं अलग कर देता हूँ। उसके बाद जो बैंक अकाउंट में बचते हैं, वो मेरा खर्चा है। तो मुझे कोई लोग क्या उल्टा करते हैं, लोग कमाते हैं, खर्चा करते हैं, फिर जो बचता है वो डालेंगे। खर्चे पे तो कोई कंट्रोल है नहीं, किसी महीना नहीं बचा तो नहीं बचाते हैं। मैंने बोला नहीं, पहले बचाना है, चाहे वो 20% ऑफ माई इनकम हो, 30% हो, डिपेंडिंग ऑन एनीबडीज, बट वो पहले अलग हो जाना चाहिए। और फिर जो बचेगा उसको गिल्ट फ्री आप खर्चा कर सकोगे। तब बिल्कुल, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ग्लैमरस लगता है कि आप एवरी मंथ 25 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका टारगेट 100 करोड़ रुपया कमाना है। बिल्कुल। लेकिन जब डिसिप्लिन लाना होता है कोई भी चीज के लिए, तो वो डिसिप्लिन नहीं आती है। और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिसिप्लिन्स टू गेट। करेक्ट। You know, because a person gets carried away. And there are so many temptations in the outside world. Correct. You know, मैं ये हॉलिडे कर लूं, मैं नई गाड़ी ले लूं, मैं कुछ और खरीद लूं। लेकिन सबसे पहले जो एक आदमी का टारगेट होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि मुझे पैसे पहले इन्वेस्ट करने हैं। बिल्कुल। और फिर जो बचता है उसमें से मुझे खर्चा करना। एब्सोल्युटली। ओके, यू हैव टू मेक अ बैलेंस। मैं कोई भी व्यक्ति को ये नहीं कहता हूं कि आप सारा पैसा फ्यूचर के लिए बचा के रखो और आज एंजॉय मत करो, फिर तो हम साधु बन गए ना। या यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। टू स्ट्राइक अ बैलेंस, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, राइट? तो आज भी लाइफ जियो, बट फ्यूचर का भी सोच के रखो। बिल्कुल, क्योंकि यू नेवर नो कब रेनी डेज आपकी लाइफ में आएंगे, कब पैसों की जरूरत पड़ जाए। यू हैव टू सेव फॉर अ रेनी डे। एब्सोल्युटली। या एंड यू आल्सो हैव टू मेक hay while the sun shines। आज आप अच्छी पूरी शरीर काम कर, हम कमा सकते हैं, तो बट 20 साल बाद हमारी सेम शरीर नहीं रहेगा, हमारी सेम नॉलेज नहीं रहेगी, हम आउटडेटेड हो सकते हैं, उस वक्त हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो आज आपने जो पैसा बचाया वही आपको बचाएगा। या सो पैसों का एक नियम है, पैसा बोलता है पहला 20 साल तुम मेरा ध्यान रख लो, फिर मैं आपका ध्यान रखूंगा, पूरी जिंदगी भर मैं आपका ध्यान रखूंगा। और बहुत बढ़िया। और आपके शो से बताना, शरीर भी यही बोलता है, शरीर बोलता है 1 घंटा तुम 24 घंटे में मेरा ध्यान रख लो बस। फिर 23 घंटा मैं तुमको इतना दौड़ा सकता हूँ कि आप सोच नहीं सकते हो। बट हम 1 घंटा भी नहीं दौड़ते हैं, हम अपना 1 घंटा भी शरीर का ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो शरीर कहाँ से 100 साल चलेगा? ब्रिलियंट। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है गजेंद्र आपने। अब मुझे जो मेरा अंतिम प्रश्न होगा, द लास्ट क्वेश्चन बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं आपसे म्यूचुअल फंड के टैक्स इम्प्लीकेशंस के बारे में आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, टैक्स इम्प्लीकेशन समझना चाहता हूँ। एक आदमी अगर फिक्स डिपॉजिट करता है, विज़िवी अगर एक आदमी कोई लिक्विड फंड में पैसा लगाता है, करेक्ट, तो जो टैक्स इम्प्लीकेशन है वो क्या है? दूसरा, आपने हमारे कॉन्वर्सेशन के दरमियान आपने कुछ बताया था कि आपका फंड मैनेजर टैक्स भरता है, फंड टैक्स भरता है जब वो सिक्योरिटीज बाय एंड सेल करते हैं, पीएमएस में। म्यूचुअल फंड में जो बाइंग एंड सेलिंग होती है
उसमें कोई टैक्स नहीं लगता कोई है, टैक्स लगता ही नहीं नहीं। लगता है। तो अगर कोई टैक्स नहीं लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ा टैक्स आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी है। यस, ये इतना बड़ा राज है जो लोगों को पता ही नहीं है। ओके, ओके। ये मतलब मिलियन डॉलर आंसर जैसे आपको बताए हैं। हम्म। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल शब्दों में टैक्स का बताता हूँ। हम्म। म्यूचुअल फंड्स में ब्रॉडली दो तरह के एसेट्स होते हैं, जैसे डेट और इक्विटी। यस। डेट का अलग टैक्सेशन होता है। डेट मतलब बॉन्ड्स वगैरह जो भी एफडीज जो आपने पूछे, और इक्विटी मतलब शेयर्स वगैरह हो गए। तो जो आपने एक एग्जांपल मुझसे कहा कि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि रसेश जी के आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं, तो सेविंग्स अकाउंट में हमें कितना मिलता है? 4%। 4%, राइट? करेक्ट। आप अगर लिक्विड फंड में डालते हैं विच इज एज गुड एज योर सेविंग्स अकाउंट, यू आर अर्निंग 7.5% रिटर्न टुडे। तो सबसे पहला आर्बिट्राज तो वही है। अगर आपके पास ये नॉलेज है तो आप सोचो 3% ज्यादा कमा सकते हो। आप 2 दिन के लिए रखना है, 10 दिन के लिए रखना है, 1 महीने के लिए रखना है, जिस दिन निकालना है आप निकाल लो। तो मेरा जैसे सेविंग्स अकाउंट में पैसा मैं 2-3 लाख के ऊपर से नहीं रखता हूँ। जो एक्स्ट्रा सेविंग्स है मैं लिक्विड फंड में पार्क कर देता हूँ। लेकिन अगर मैंने लिक्विड फंड में पैसे लगाए हाँ और जी। मुझे उन पैसों की जरूरत पड़ी, हाँ, तो कितने फास्ट वो पैसे मैं Next- वापस एक्सेस कर सकता नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपके अकाउंट में है पैसे। अगर आज आपने 3 बजे से पहले रिडेम्पशन ओके किया ऑनलाइन, टुमारो मॉर्निंग द मनी इज देयर इन योर अकाउंट। और ये ऑनलाइन रिडेम्पशन ओके हो सकती है? Anywhere in the world you can press the button and money will be there in your account next day morning. ओके, This I've been doing for last 13 years with my money. ओके। Secondly, in current account, you know, each सॉरी, yes, गजेंद्र, मुझे ये बताएं कि लिक्विड फंड में कभी नुकसान जा सकता है अगर पैसे निवेश किए हो? okay. It is like same answering कि साइकिल चलाने वाला का कभी डेथ हो सकता है। हजारों लाखों केसेस में एक हो सकता है। तो सेम चीज लिक्विड फंड में भी आउट ऑफ 1000 टाइम्स दे में बी 1 डे जहां पे नेगेटिव दिखा सकता है, बट अगर आप उसको एक हफ्ता रखेंगे वापस पॉजिटिव आ जाएगा। परमानेंटली डैमेज कभी भी म्यूचुअल फंड्स में नहीं हो सकता है। आपका पैसा कभी जीरो नहीं हो सकता, आपका पैसा परमानेंटली, बिकॉज सी म्यूचुअल फंड्स एक लाइन लिखते हैं, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। करेक्ट। तो वो मार्केट फ्लक्चुएशंस हो सकता है, बट लिक्विड फंड में सबसे लीस्ट होता है बिकॉज उसमें इक्विटीज है ही नहीं। लिक्विड फंड्स एक्विटीज में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। डेट फंड्स इक्विटी फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, इक्विटीज में नहीं उनका पैसा है बॉन्ड्स में डालना, शॉर्ट टर्म डेट में डालना। तो वहां बहुत लिमिटेड वोलेटिलिटी कभी कभार हो सकती है। तो पहला बात है वहां एकदम सेफ्टी है। सेकेंडली 4 की जगह मुझे 7 मिल रहा है, कोई लॉक इन नहीं है, मैं जब चाहे पैसा निकाल सकता हूँ। तो इतने सारे फायदे हैं, बट बिकॉज अवेयरनेस नहीं है तो लोगों को पता ही नहीं है। मैंने देखा है कि लोगों के 20-20 लाख, 25-25 लाख 6-6 महीने से सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहते हैं। इट इज अर्निंग 4%। अगर आप डिफरेंस देखें ना तो सर आपका लाइट का बिल, घर का इलेक्ट्रिसिटी खर्चा, मेड सर्वेंट की सैलरीज खाली लिक्विड फंड के रिटर्न से निकल जाएगी। इतना फर्क पड़ता है 10 लाख पे, 15 लाख पे एक महीना अगर आपका पैसा पड़ा रहे तो। बिल्कुल, बट पता नहीं है तो मैं क्या बता रहा हूँ, हम काम कर रहे होते हैं, हमारा पैसा सो रहा होता है। वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो डेट फंड में खाली एक ही चीज है, जब आप निकालते हो तो वो इनकम जो भी आपने कमाई है, जैसे एफडी पे आप पूरा टैक्स भरते हो, बिल्कुल इस पे भी पूरा टैक्स लगता है। तो यहाँ दोनों में कोई टैक्स में फर्क नहीं है, बट एक एडवांटेज है। कोई व्यक्ति अगर 5 साल की एफडी करता है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उसको टैक्स कब लगता है? सपोज आपने क्यूमुलेटिव एफडी में डाला और पैसे 5 साल बाद मिलेंगे। एवरी ईयर उसका टीडीएस डिडक्ट होगा। यस। और फिर जो टीडीएस डिडक्ट हुआ उस पे उसको डिफरेंशियल टैक्स भरना पड़ेगा। करेक्ट, बिल्कुल। बट पैसे तो आपको 5 साल बाद मिलने वाले हैं। बिल्कुल। टैक्स तो गवर्नमेंट को आपने आज भर दिया। हाँ जी। दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इन एन एफडी। तो जो कंपाउंडिंग होना चाहिए वो कंपाउंडिंग हुई नहीं, रुक गए, क्योंकि 30% तो गवर्नमेंट के साथ शेयर कर दिया आपने। म्यूचुअल फंड में अगर आपने 10 साल पैसे नहीं निकाले तो आपने 1 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरा है। मतलब अगर मैंने मान लीजिए कि लिक्विड फंड में पैसा निवेश किया, करेक्ट, और वो लिक्विड फंड में ऐसे ही निवेश किया जैसे मैं एक फिक्स डिपॉजिट में करता हूं, क्योंकि जब मैं फिक्स डिपॉजिट करता हूं तो हर आदमी यही सोच के करता है कि मैं इसको ब्रेक नहीं करूंगा। बिल्कुल, ठीक है, जब तक इसकी मैच्योरिटी नहीं हो जाती। करेक्ट। तो अगर 5 साल तक मैं लिक्विड फंड में पैसा नहीं निकालता हूं तो 5 साल तक मुझे टैक्स लगा ही नहीं। बिल्कुल। और मेरा पैसा कंपाउंड होता गया। yes. तो ये सबसे बड़ा टैक्स आर्बिट्राज अपने आप हो गया। ये तो पहला टैक्स आर्बिट्राज। बट अब मैं दूसरी चीज और अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। हाँ। लिक्विड फंड हम लोग हमेशा सेविंग्स अकाउंट से कंपेयर करते हैं। तो जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा उसको कम रख के लिक्विड फंड डाले। जो आप एफडी की बात कर रहे हैं उसमें म्यूचुअल फंड के बाकी डेट फंड्स होते हैं जो लिक्विड फंड से भी ज्यादा अच्छा रिटर्न देते हैं। जैसे लिक्विड फंड 7% दे रहा है तो वहां 8, 8.5, 9 तक भी जाते हैं। तो वो आपको एफडी से बेटर रिटर्न देते हैं। ये जो डेट फंड्स होते हैं ये कंट्री के इंटरेस्ट रेट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। बिल्कुल। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे गए, हाँ,
या ऊपर गए, करेक्ट, तो डेट फंड की जो जो रिटर्न्स है उस पे उसकी सीधी असर आएगी, बिल्कुल ओके। आएगी। शॉर्ट टर्म में ज्यादा आएगी, बट लॉन्ग टर्म में स्टेबलाइज हो जाते हैं। अच्छा। तो आपने जैसे 5 साल अगर किसी ने एफडी किया वर्सेस 5 साल डेट फंड में डाला, 99.9% डेट फंड शुड बी एबल टू गिव यू बेटर टैक्स एडजस्टेड रिटर्न, जो आज तक की हिस्ट्री है। 20, 25, 30 साल की जो हिस्ट्री है, इन 99% डेट फंड्स ने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है एफडी के कंपैरिजन। और आपने टैक्स कब दिया? जब जिस दिन आप निकालोगे। राइट, तो राइट। तो आपको टीडीएस भरने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सबसे पहला एडवांटेज है। हम्म। इक्विटी फंड में तो और फायदा है। हम्म। इक्विटी फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1 साल से पहले जो आप पैसा निकालते हो, जो गेन होता है, उसमें 15% आपको टैक्स लगता है। 1 साल के बाद आप जो निकालते हो उसमें 10% टैक्स लगता है। जैसे शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, सेम वो सेम टैक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे भी हाँ, लागू होता है। एक और फायदा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में पहला 1 लाख का कैपिटल गेन माफ है आपके लिए। तो अगर आपका पूरा साल 1.5 लाख रुपया कैपिटल गेन हुआ है, तो पहले 1 लाख रुपया पे कुछ टैक्स नहीं, सिर्फ 50,000 सिर्फ 50,000 पे 10% यानी 5,000 रुपए आप टैक्स भरो, जिस साल आपने निकाला है। मेरे केस में मैंने 13 साल में निकाला नहीं है, तो आज तक मैंने गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं भरा टैक्स। क्या बात है! But so और this वो is अपने आप में चक्रवर्ती ब्याज हो रहा है। yes, yes. That is why Einstein somewhere said that compounding is the eighth wonder of the world. It is the greatest mathematical discovery ever made. Hmm. Those who knows it Hmm. earn from it, and those who don't know they pay for it. ईएमआई जब आप करते हो ना, तो रिवर्स कंपाउंडिंग होती है। आपको ब्याज पे ब्याज लगता है। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छी बात बोल रहे हो। ईएमआई जब भरते हैं तो रिवर्स कंपाउंडिंग होता है। ओके। जो लोग क्रेडिट कार्ड पे जीते हैं और 36% पूरा पेमेंट नहीं करते हैं, उनको 36% का अगेंस्ट कंपाउंडिंग हो रही है उनकी। और वो so that will lead to erosion of wealth. अंडर इट्स अ वर्चुअस साइकिल। इट्स वो अंदर ही जाते रहेंगे, वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। It is a vicious cycle. It is a vicious cycle. Absolutely. Absolutely. So human brain can't fathom compounding because we think in a linear manner, linear fashion. मैं आपके साथ एक गेम खेलता हूँ। मैंने आपको 100 रुपए दिए, ठीक है? 10% का ब्याज है। तो क्या इंटरेस्ट होगा पहला साल? 100 रुपए पे 10%, 10% इंटरेस्ट। हाँ। तो क्या होगा? 10 रुपए बराबर। बट मैंने आपसे ब्याज लिए नहीं है। मैंने बोला मैं आपसे 10 साल बाद लूंगा। तो अब अगले साल 110 रुपए पे आपको मुझे देने हैं पैसे। बराबर। 110 पे 10% कितना हुआ? 110 पे 10 होगा 11 रुपए। 11 रुपए। यस, यस। तो दूसरा साल मैंने आपसे 11 रुपए लेने हैं। मैंने बोला अब इस साल भी नहीं लेना है, तो अब तीसरे साल पे आप मुझे क्या ब्याज दोगे? 110 प्लस 11 121 10% पे 10%। राइट। तो सोचिए, हम तीसरे साल में हमें कैलकुलेटर निकालने की नौबत आ गई। तो सोचिए 10वें साल में क्या होएगा? कैलकुलेट आवर ह्यूमन माइंड कैन नॉट कैलकुलेट। करेक्ट। बिकॉज ह्यूमन माइंड कांट कॉम्प्रेहेंड इट, इसलिए वो उस चीज में घुसते ही नहीं है। बोलते ये समझ में नहीं आता। जिस दिन आपको ये खेल समझ में आ जाएगा ना, आप बोलोगे दुनिया में इससे बड़ी चीज, इससे बड़ी पावर कोई नहीं है। नो वंडर अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान व्यक्ति ने 100 साल पहले ये बात कही। और ये अक्सर लोगों को 40 साल बाद करने के बाद ये समझ में आती है कि ये क्या गेम खेल रहे हैं। तो आई वॉज लकी कि मैंने दो आई वॉज लेट बट 30 अब जब समझ गया हूँ सर, तो अब इसीलिए मैं इतना फोकस्ड और इसमें रहता हूँ कि जब तक मेरा गोल पूरा नहीं हो जाए, चाहे वो 100 करोड़ हो, चाहे रोल्स रॉयस हो, चाहे वो बच्चे की एजुकेशन हो, तब तक मुझे टच नहीं करना है। बाजार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, सब होते रहेगा। इनफैक्ट नीचे जाएगा तो मैं और खुश होऊंगा, जितना हो सकता है और डालूंगा, बट बने रहना है, पिच पे बने रहना है। 100 भी आएंगे, 200 भी आएंगे, 500 भी आएंगे, टीम भी जीतेगी। दैट इज द गेम आई वुड लाइक एवरीबॉडी टू प्ले दिस। ब्रिलियंट। आज का हमारा ये पॉडकास्ट मुझे लगता है कि जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट क्या है ये समझना हो, और म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं ये समझना हो, उनके लिए एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। और आपने म्यूचुअल फंड्स के वो सारे एस्पेक्ट्स लोगों को समझाए हैं जो लोग आमतौर पे समझते नहीं हैं। और आज की पॉडकास्ट में सिर्फ लर्निंग ही लर्निंग है। आपने आपकी खुद की बात की, आपके बच्चों की इन्वेस्टमेंट्स की बात की, उसकी वैल्यू तक शेयर की। ये जो ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी है, ये तभी आती है जब आप किसी एक कॉज के लिए पैशनेट होते हैं। और मैं आपकी पैशन देख सकता हूँ गजेंद्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड talking about mutual funds, talking about investments, which is still
a very gray area Yes. in India, Correct. and people have wrong notions and misconceptions. Much appreciated. Thank you, sir. और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्दी आपके 100 करोड़ के टारगेट पे पहुंचेंगे, और जब हम हमारा 2 साल 3 साल के बाद एक नया पॉडकास्ट शुरू करेंगे, तो आप आपकी रोल्स रॉयस में बिल्कुल, हमारी ऑफिस में आएंगे बिल्कुल। और आप हमें ड्राइव पे ज़रूर से ले जाएंगे। आज के हमारे पॉडकास्ट में सिर्फ सीख ही सीख है। देयर आर सो मेनी लेसन्स एंड देयर आर सो मेनी लर्निंग्स। सबसे पहले, आप अगर आपका हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं। आप ऐसे आदमी के पास जाएं जो ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझता है और क्वालिफाइड है। आप किसी भी आपके रिश्तेदार, दोस्त अ, या आपके नेबर, उनके कहने पे आपका हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट मत करिए। दूसरा, आप भले ही किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, लेकिन खुद को भी फाइनेंशियली लिटरेट करना बहुत ज़रूरी है। आपका पैसा अगर कहीं पे कोई कोई प्रोफेशनल के द्वारा आप निवेश करवाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो रही है और उस इन्वेस्टमेंट के इम्प्लीकेशंस, फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। आँख बंद करके सिर्फ पैसा लगा देना ही इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज गजेंद्र ने हमें बताई है, वो है डिसिप्लिन। जो एसआईपीज़ की बात की, उससे ये पता चलता है कि डिसिप्लिन लाइफ में कितना ज़रूरी है। आप सिर्फ सवेरे जब जल्दी उठ के वॉक लेने जाते हैं और ये मानते हैं कि आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, तो ये सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन होलिस्टिक होता है। वो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में डिसिप्लिन आना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन तभी आता है जब आपके गोल्स क्लियर हो। तो सबसे पहले आप एक बुक और पेन लेके बैठें इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, और आपके गोल्स क्या हैं उसे ठीक से लिख दें। और अगर आपको उन गोल्स को एक्चुअलाइज करना है, तो ये पॉडकास्ट के द्वारा जितनी भी अच्छी बातें गजेंद्र ने बताई, जितनी भी अच्छी टिप्स बताई, उन्हें इम्प्लीमेंट करें और आपके गोल्स भी पूरे होंगे। अगर आपको हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो लाइक बटन प्रेस करें, इस पॉडकास्ट को शेयर करें आपके परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपके घर में अगर बच्चे हैं, खासकर जो एक ऐसी उम्र के बच्चे हैं जो अभी कॉलेज में जाने वाले हैं और कॉलेज से अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं, तो उन्हें ये पॉडकास्ट ज़रूर से दिखाएँ। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के हमें ये बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और आगे आप कौन से सब्जेक्ट एक्सपर्ट को सुनना चाहेंगे, तो हम उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट को आपके लिए इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। गॉड ब्लेस एंड ऑल द वेरी बेस्ट।